Good morning, students. Today I am going to start chapter number 1 of history. The name of this chapter is the French Revolution. इस चैप्टर के अंदर हम फ्रेंच के अंदर यानी फ्रांस में जो रेवोल्यूशन क्रांति स्टार्ट हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएं और एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेकर आएं, और ये सब बहुत कम समय में होता है। इसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल चेंजेस बाय लॉट्स ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। It is the true story of first revolution in the world, which was started on 14th जुलाई 1789। तो फ्रांस के अंदर जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ये 14th जुलाई 1789 को स्टार्ट हुआ था। ये डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जो फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 14th जुलाई 1789 को हुआ था। तो फ्रांस के अंदर जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था लुईस 16, और वो राजा जो था वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। तो 14 जुलाई 1789 को राजा ने अपने जो सोल्जर्स थे, अपनी जो सेना थी, उनको शहर में भेजा। जैसे ही राजा की सेना शहर में पहुंची तो वहां पर ये रूमर्स फैल गई कि राजा ने लोगों को मारने के लिए अपनी सेना को शहर में पेरिस सिटी में भेजा है। और वहाँ पर लोग जो थे तकरीबन 7,000 पीपल जो थे, मैन वुमेन, वो जमा हो गए और वो उन सेना से लड़ने के लिए इधर उधर भागने लगे। और यहाँ तक कि वो राजा का जो किला था, जो बेस्टाइल फोर्ट कहलाता था, वो लोग उसके अंदर भी चले गए। उनको लगा कि ऐसा सुनने में आता था कि यहाँ पर कुछ हथियार मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि उनको राजा की सेना से प्रोटेक्शन चाहिए था, अपने आप को बचाना था। तो उनके पास कुछ भी हथियार नहीं थे। तो वो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी या जो किला था बेस्टाइल जो था, वो उसके अंदर चले गए हथियार ढूंढने के लिए, ताकि उनको हथियार मिल जाएं जिससे वो राजा के जो सैनिक थे उनसे लड़ाई कर सकें। तो बेस्टाइल के अंदर एक जेल मौजूद थी जिसके अंदर प्रिजनर्स को रखा जाता था, कैदियों को रखा जाता था। तो जिस समय ये सारे लोग जो थे, मोब या क्राउड जो थी, ये बेस्टाइल किले के अंदर पहुंची, और जैसे ही ये लोग जेल के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सिर्फ उस जेल के अंदर 7 लोग मौजूद थे जो कैदी थे। तो इन सब लोगों ने उन लोगों को छुड़ा दिया, 7 लोगों को, और वहाँ जेल का जो कमांडर था उस कमांडर को मज्जान से मार दिया। ये सारा काम मोब ने किया। लेकिन एक्चुअली राजा ने किसी हमले के लिए अपने सैनिक को नहीं भेजा था। ये तो एक रूमर्स थी, उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि ये लोग हमें मारने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो राजा जो था वो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। तो 1774 में जब उसको फ्रांस का राजा बनाया गया तो सिर्फ वो 20 साल का था, और उस 20 साल की एज में उसकी शादी हो गई।
ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड के पास, ऐसा नहीं, ये दूसरी कंट्री है फ्रांस के बराबर में। तो इस राजा की, लुई 16 की जो शादी थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, जिसका नाम मैरिया इंटरनेट था, उनसे हो गई। जिस टाइम या जिस वक्त उनकी शादी हुई थी, तो उस समय इस राजा को जो फ्रांस का राजकोष जिसको हम कहते हैं, ट्रेजरी जो थी, वो बिल्कुल खाली मिली। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं कि जब राजा राजा बना था तो उसको जो ट्रेजरी जो थी वो खाली क्यों मिली। पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट, कि फ्रांस को लड़ाई बहुत पसंद थी और उनकी जो लड़ाइयाँ होती थीं वो कई सालों तक चलती थीं। और ज़ाहिर सी बात है, जब लड़ाई चलती थी तो उसमें हथियार का इस्तेमाल होता होगा और हथियार ख़रीदने में, अरेंज करने में पैसा भी खर्च होता होगा। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि जो ट्रेजरी जो थी, जो राजकोष जो था वो खाली था, इस वजह से खाली था कि उनका ज़्यादातर पैसा जो था वो खर्च होता था, हथियार या लड़ाई में खर्च होता था। दूसरा, फ्रांस के अंदर एक जगह थी वर्साइल, यहाँ पर एक महल था और इस महल की मेंटेनेंस पर भी राजा जो था या मेंटेनेंस पर जो था पैसा खर्च किया जाता था। तो दूसरी वजह क्या हो गई ट्रेजरी खाली होने की, कि जो महल था, पैलेस जो था वर्साइल के अंदर, उसके मेंटेन पर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता था। तीसरी इम्पॉर्टेंट रीज़न कि फ्रांस का जो दुश्मन था वो ब्रिटेन था और अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ जो थीं वो ब्रिटेन के अंडर में आती थी। तो लुई 16 ने क्या किया, उन 13 कॉलोनीज़ को अमेरिका से वार करके इंडिपेंडेंस दिलवाई। हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि वार में काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने वार में काफ़ी पैसा खर्च किया, इससे फ्रांस जो था कर्ज में डूब गया और उस वक्त फ्रांस की जो करेंसी थी वो लिव्र थी। तो 1794 के बाद ये बंद हो गई और फ्रांस के ऊपर तकरीबन 2 बिलियन लिव्स का कर्ज चढ़ गया। चौथी जो रीज़न था, फोर्थ रीज़न था, जिन्होंने सरकार को कर्ज दिया था वो सरकार से 10% का इंटरेस्ट लेते थे। कुछ लोग सरकार को कर्ज देते थे तो वो सरकार क्या करती थी, उनको 10% का इंटरेस्ट वो सरकार से लेते थे। इससे क्या हुआ कि सरकार की जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा होता था वो इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता था। एंड फिफ्थ रीज़न, कि सरकार के और भी बहुत से खर्चे होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस को मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं उनको सैलरी देना, तो इन सब में भी बहुत पैसा खर्च होता था। तो यही सारे कारण थे जिनकी वजह से सरकार को टैक्सेस बढ़ाना पड़े। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी और डिवीज़न ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, यानी कि 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको कैसे डिवाइड किया गया था, उसका क्या डिवीज़न था। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सेंचुरी के बारे में समझ लेते हैं। तो हमने कहा अभी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि ये 18 जो सेंचुरी का पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1701 से लेके 799 तक। इसको हम 17th सेंचुरी नहीं कहेंगे,
1701 से लेके 1799 के बीच का जो पीरियड है वो आपका कहलाएगा 18th सेंचुरी, और 1801 से लेके 1899 का जो पीरियड है वो कहलाएगा आपका 19th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में वो लोग आते थे जो चर्च में काम करते थे, जैसे प्रीस्ट, फादर जो होते थे, और इन लोगों को लोग जो थे क्लर्जी कहते थे। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ शो किया गया है क्लर्जी। इसी तरह से सेकंड स्टेट में राजा, मंत्री और बाकी गवर्नमेंट के बड़े लोग आते थे, जिनको लोग नोबिलिटी कहते थे। ये भी आप देख सकते हैं, नोबिलिटी। एंड थर्ड स्टेट में जो लोग आते थे वो आम इंसान होते थे, बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट, लॉयर और ख़ासकर पीजेंट जो किसान लोग होते थे और नौकर लोग होते थे, वो लोग इसके अंदर आते थे। तो इस तरह से फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड थी। फ्रांस में उस समय 90% जो पॉपुलेशन थी वो किसानों की थी, फार्मर्स की थी। उनमें से कुछ ही किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की ज़मीनें होती थी। 60% ज़मीन चर्च, नोबल और थर्ड स्टेट के अमीर लोगों के पास थी। ऊपर से क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाती थी, जिसको हम कहते थे कि यानी कि इन लोगों को प्रिविलेजेस दिए जाते थे। प्रिविलेजेस मतलब सुविधाएं, और इन प्रिविलेजेस में से एक ये था कि इन लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, यानी कि एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, क्लर्जी और नोबिलिटी के लोगों को और भी बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलते थे। पहली चीज़ तो ये हो गई कि नोबिलिटी और क्लर्जी जो थे, जो फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग जो थे, उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिर्फ टैक्स जो था वो थर्ड स्टेट्स के लोग दिया करते थे। इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे क्लर्जी और सेकंड स्टेट के जो लोग थे नोबिलिटी, उन लोगों को और भी बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, जैसे थर्ड स्टेट्स के लोगों से काम करवाना, थर्ड स्टेट के लोगों पर कई सारे और टैक्स भी लगे होते थे। चर्च भी थर्ड स्टेट से टैक्स लिया करता था, और जो टैक्स लिया जाता था उनमें 2 तरह के टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। पहला टैक्स जो था, जिसको तीस कहते हैं, यानी कि TITHES, तो ए टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि थर्ड स्टेट्स के लोग जो भी प्रोडक्शन करते थे, जो भी प्रोड्यूस करते थे, उनका 1/10 हिस्सा प्रोडक्शन का वो
चर्च के लोगों को देना पड़ता था। तो ये जो पहला टैक्स था जिसको हम कह रहे हैं टेथ टैक्स कह रहे हैं, यानी कि 1/10। अगर सपोज़ कीजिए उन्होंने थर्ड स्टेट्स के लोगों ने 100 क्विंटल का प्रोडक्शन किया है, तो उसमें से 1/10 का मतलब हो गया 10 क्विंटल्स जो प्रोडक्शन है वो चर्च के लोगों को देना पड़ता था। इसके अलावा एक दूसरा टैक्स और था, इनके ऊपर डायरेक्ट एक टैक्स और लगा हुआ था जिसका नाम था टेल। तो ए टैक्स या टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। तो ये टैक्स जो था ये वहाँ की फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उन लोगों को थर्ड स्टेट्स के लोग दिया करते थे। तो ये दो तरह के टैक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और भी इनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगे होते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उन्हें अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। 1750 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। यानी कि उस समय फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1750 के अंदर वो 2.3 मिलियन या 2.3 करोड़ पॉपुलेशन थी, जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन हो गई। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ खाने की डिमांड भी बढ़ गई। जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और भी चीज़ें जो होंगी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि खाने की डिमांड भी बढ़ गई, लेकिन फसल उतने रेट से नहीं बढ़ पाई जितने रेट से पॉपुलेशन बढ़ी थी। और इस कारण महंगाई भी बहुत बढ़ गई, और जो मज़दूर लोग थे उनकी सैलरी उतनी की उतनी ही थी। यानी कि गरीब लोग और गरीब होते चले गए। हम ये कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उनकी सैलरी तो बढ़ी नहीं, तो क्या हुआ कि गरीब लोग जो थे और गरीब होते चले गए, और अमीर लोग और अमीर होते चले गए। और सबसे ज़्यादा कंडीशन तो उस वक्त ख़राब हो जाती थी जब उनकी सारी फसल सूखे के कारण बर्बाद हो जाती थी। उस सिचुएशन को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। यानी कि जब इंसान या जब हमारी बेसिक नीड्स जो हैं ख़तरे में पड़ जाती हैं और हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा, बेसिक नीड्स नहीं हमारी पूरी हो पा रही, उसको हम कह देंगे क्या? सब्सिस्टेंस क्राइसिस कह देंगे। यानी कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स या बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। यानी कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही ख़तरे में पड़ गई, हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। और उसके नतीजे में क्या हुआ था कि जो ब्रेड के दाम जो थे वो बहुत बढ़ गए थे। इस कारण लोगों ने 14 जुलाई 1789 को सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, और इससे भी वहाँ पर पहले छोटी मोटी बगावतें वो लोग करते रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी बगावत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज ला सके। तो अब तक हमने ये देख लिया कि हमने दो रीज़न पढ़ लिए, हम दो रीज़न जान चुके हैं। पहला तो 14 जुलाई 1789 के दो रीज़न ये हो गए, एक तो टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पहला रीज़न ये हो गया कि लोग अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टैक्सेस बढ़ने की वजह से। और दूसरा जो था कि
फूड प्राइसेस जो थे यानी कि खाने के दाम जो थे वो आसमान को छू रहे थे। तो लोगों ने इस वजह से भी बगावतें स्टार्ट कर दी और भी बहुत सारी रीज़न थे। वहाँ के लोग ये मानते थे फ्रांस के कि राजा हमारी बात को नहीं सुनता है, समझे? वहाँ मोनार्की सिस्टम लागू था। इस वजह से वहाँ के लोग जो थे वो राजा के बिल्कुल अगेंस्ट खिलाफ थे। उनके मन में प्रोटेस्ट की आग लगाने का काम फिलोसफर्स ने किया और यानी कि फिलोसफर्स का बहुत बड़ा हाथ है। दो फिलोसफर्स, बहुत बड़े फिलोसफर्स, जिनका नाम है जॉन लोक और सेकंड जीन जैक्यूज रोजियो। ये दो फिलोसफर्स थे। इनके जो आइडियाज़ थे, समझे, इन आइडियाज़ ने लोगों को एक रोल दिया, लोगों ने बगावतें स्टार्ट कर दी। तो इनके आइडियाज़ ये थे कि एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें सबके पास फ्रीडम मौजूद हो और सब लोगों के लिए कानून जो हैं वो बराबर से लागू हों। इन्होंने अपने आइडियाज़ जो थे, जॉन लॉक ने, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, अपने आइडियाज़ को उसमें लिखा। जिसमें उन्होंने मोनार्की सिस्टम को बेकार बताया और इसमें उन्होंने बहुत सारी कमियां, बुराइयां गिना दी। तो जॉन लॉक जो थे वो एक फिलोसफर थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ के ज़रिए लोगों के मन में प्रोटेस्ट की आग लगाई थी। इसके अलावा दूसरे फिलोसफर जो थे, जीन जैक्यूज रोजियो, उन्होंने बताया कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें नेता लोगों की सुनता हो, यानी उन लोगों की प्रॉब्लम्स या समस्याएं जो हैं उनको सुनता हो, सॉल्व करता हो। और ये सब बातें उन्होंने अपनी एक किताब में लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जीन जैक्यूज थे, उनका ये मानना था, ही बिलीव्ड दैट द गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नर और he proposed a government based on social contract between the pupil and their representative। जैसे मैंने अभी बताया कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें नेता जो लोग हैं वो लोगों की बातों को सुनते हों, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं जो हैं उनको सॉल्व करते हों। एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में पावर को डिवाइडेड होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा अपनी बुक के अंदर द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उन्होंने कहा ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, कि पावर जो है उनका डिवीज़न होना चाहिए और इन लोगों के जो आइडियाज़ थे वो हर जगह पर डिस्कस किए जाते थे, जिससे लोगों को मालूम रहता था कि लोग फ्रांस के राजा के बारे में
नॉलेज रखते थे कि वो राजा कैसा था, उनकी बातों को नहीं मानता था। तो इन आइडियाज़ जो फ़िलॉसफ़र्स के जो आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ ने लोगों के अंदर अपने आप को प्रोटेस्ट करने की उम्मीद जगा दी थी। थैंक्स।